नेपोलियन को कहा जाता है क्रांति पुत्र, सन ऑफ रेवोल्यूशन। कौन सा नारा दिया इसने? गुड डेज अहेड, अच्छे दिन आने वाले, ये इसका नारा था। लोग परेशान थे 10 साल से, उन्होंने इसको बैठा दिया सत्ता। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति शासन तंत्र के सर्वोच्च पद पर, पूरी दुनिया के लोग इसको बहुत मानते। संभव ही नहीं, राजशाही का दौर था, मोनार्की, रॉयल ब्लड, सिर्फ शाही खून का आदमी राजा बन सकता, कोई बन ही नहीं सकता। और ये आदमी सामान्य, मैं जब भी इसको पढ़ा मैंने एक चीज देखा, इसके जो कॉन्सेप्ट है ना जिंदगी के, वो क्लियर है। वो सही है या गलत है इसकी बात नहीं है, अपने सिद्धांत क्लियर। कहता मुझे शक्ति चाहिए किसी भी कीमत, बस क्लियर है। एक छोटे से सिपाही से इसने अपने जीवन की शुरुआत की। सिपाही के बाद कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ के बाद फ्रांस का प्रेसिडेंट। जब फ्रांस का प्रेसिडेंट बना, उसने अपनी माँ से कहा जब मैं ताज पहनने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा बेटा ये गलती मत करना, जैसे ही तुम ताज पहनोगे फ्रांस की जनता तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगी। मोनार्की नहीं, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संविधान बन चुका है। तुम सामान्य परिवार से हो और फ्रांस के हो ही नहीं, तुम इटली से हो। इसने अपनी माँ से कहा तुम देखती जाओ मैं कैसे कैसे खेल करता हूँ, और उसने अपने सर पे ताज रखा, पूरे यूरोप को इनवाइट किया और सब आए। नेपोलियन ने सत्ता अपने हाथ में ली, लेकिन चूंकि नेपोलियन किस दौर में बैठा था? संकट के दौर में। वादा किस दौर में किया था? संकट। संभाला इसने, बड़े सारे काम किए। सबसे पहला काम क्या किया? पीस विद यूरोप। पीस विद यूरोप। क्यों पीस विद यूरोप? फार्मूला लिख लो यहां पे, पीस विद यूरोप। सबसे पहला काम किया पीस विद यूरोप। क्यों? क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे ही सत्ता में आया, इसका पहला कदम था पीस विद यूरोप। फॉर्मूला लिख लो, अ इन्फेंट नेशन एंड अ नेशन इन क्राइसिस। इन्फेंट नेशन, infant nation or a nation in crisis requires peace and stability for growth and development. A infant nation or a nation in crisis requires peace and stability for growth and development. A infant nation and a nation in crisis requires peace and stability for growth and development. तो अब यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि जीवन में विकास के लिए शांति और स्थिरता, इसीलिए तुम्हें आमतौर पर अपने घर से बाहर भेज दिया जाता है कि जाओ दिल्ली पढ़ो, जाओ कानपुर पढ़ो, जाओ इलाहाबाद पढ़ो, क्योंकि जहां घर है वहां कुछ ना कुछ मामला तो चलता रहेगा ना। क्या विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीस। और ये बात जेएल नेहरू को भी समझ में आई 1947 में। इन्फेंट नेशन, पैदा हुआ नेशन, तो जेएल नेहरू ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? पंचशील, पीस एंड स्टेबिलिटी। जो आज कहा जाता है नेहरू जी डर गए, नेहरू जी डर गए, नेहरू जी सेना घुमा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहां घुमा देते? खाने को ठीक नहीं था, कहां लड़ा देते? हमारे भतीजे वो कह रहे थे आप नेहरू कितनी तारीफ करते रहते हैं, 47 में अगर कश्मीर पे कब्जा कर लेते। मैंने कहा जैसे तुम मेरा खेत नहीं कब्जा कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारा कब्जा कर सकता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी ही है। पूछो क्यों? कहा क्यों? हम पे तुम कमजोर हो, मरे हुए हो, तुम्हारी औकात है किसी 1 बीघा 1 बिस्सा जमीन कब्जा करने की? नहीं, ये बात नहीं, यही बात। कब्जा करने के लिए ताकत चाहिए। तुम्हारे पीछे 200 गाड़ियां चलती हो, राज्य का मुख्यमंत्री तुमको सुबह शाम पूछता हो कि भैया ठीक है, नाश्ता कर लियो भैया, जलेबी अब भिजवाते भैया, लखनऊ भिजवाते हैं। जिस देश में 1947 में खाने को नहीं है, वो कश्मीर पे कब्जा करेगा। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग, नेहरू जी चीन से अगर भिड़ जाते, किससे भिड़ते हुए? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, खाने को है ही नहीं। योगी जी को गाली दे के दिखाओ, रामभद्राचार्य को तो कोई भी दे ले। योगी जी, गाजियाबाद में एक गांव है मसूरी, वहां एक भाई साहब दिए थे 15 दिन पहले, ऐसे निकले थाने से, ठंडी लग गई होगी पता नहीं, ठंड लगती है तो ऐसा ही होता है, ऐसे निकले थे। ऐसे कैसे कर लोगे? पर ये चाहिए, ये सोचने की क्षमता, चिंतन। भगत सिंह वगैरह का बस चले तो जाके अंग्रेजों से कहते कि कब्जा कर लो यार, ये सब ऐसे ही डिजर्व भी करते हैं, जाओ फिर से कब्जा कर लो। फिर ऐसे बैठेंगे जब जमीन पे हाथ बांध। जब शांति हुई तो उसने दूसरा कदम क्या उठाया? क्या उठाएगा दूसरा कदम? पहला शांति, दूसरा नहीं यार, क्या उठाएगा दूसरा कदम? क्या उठाएगा ये राजा बनने के बाद? पहले तो शांति कर लिया, दूसरी कदम कौन सा उठाएगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्या यार इतना बताओ, सामने कहानी पूरी रखी हुई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सारी बीमारी का इलाज करेगा ना, जो बीमारियां उसका इलाज करेगा कि नहीं? तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगा। फिर दूसरी बीमारी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेगा। फिर तीसरा कल्चरल, संस्कृति को सही करेगा, कल्चरल रिफॉर्म्स। फिर 5वां न्यू ऑर्डर को मजबूत करना है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स।
शिक्षा में बदलाव करेगा। फिर सबको व्यवस्थित रखने के लिए कानून, तो इसने एक बहुत बड़ा काम किया कानून में, बहुत बड़ा। कोडिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लॉज, कोडिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लॉज, इसी ने शुरुआत किया। क्या? सीपीसी, सीआरपीसी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये छठा काम किया इसने।